नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर जो भर्ती होनी है, उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर ही आधारित है। इसके लिए मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम इसमें सबसे पहले 10 जीएस के प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे। आज ये हमारा दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आप फिर से अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, अब आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है जो मैं ऑलरेडी एक करा चुका हूं जीएस का, तो आप जाइए, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो भाई, जो बिंदा खान है आपके सारंगी वादक हैं, बहुत ही फेमस सारंगी वादक हैं ये। अब कुछ फेमस जो सारंगी वादक हैं उनके नाम आपको मैं और बता देता हूं, जैसे कि पंडित राम नारायण जी। पंडित राम नारायण जी ये बहुत फेमस है, किसी ना किसी एग्जाम में रखे ही मिलते हैं पंडित राम नारायण जी। दूसरे हैं आपके जो आपके आसिफ अली खान, आसिफ अली खान, आसिफ अली खान। तीसरे हैं आपके जो है सावरी खान, सावरी खान, कभी कभी मूवी में देखते हो आप, मूवी सावरी खान। चौथा है आपका संतोषी मिश्रा, संतोषी मिश्रा। ध्रुव घोष भी, ध्रुव घोष। तो ये आपके सारे ही जो हैं वो भाई सारंगी वादक हैं, ठीक है, और ये वो हैं जो आपके बहुत फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक का सिद्धांत। जो बहुकारक का सिद्धांत है ये आपका बहुत ही ज्यादा संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि नेतृत्व के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, या 10 हो, 50 हो, वही क्षमता होती है। यानी जो एक से ज्यादा लोग होते हैं उन्हीं में नेतृत्व की क्षमता होती है भाई, ठीक है। और ये जो नेतृत्व का सिद्धांत है ये प्रोफेसर थ्रस्टन ने दिया था, प्रोफेसर थ्रस्टन। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है और फायर में भी पूछा जा चुका है भाई आपको ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो भाइयों, ये हमारा कौन सा हवाई अड्डा होगा आपका? तो इसका आंसर आपका नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ग्रेटर नोएडा के जेवर, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है जेवर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यहां बनेगा। और यह जेवर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है भाई, ठीक है। और इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में आपके 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बन जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, ठीक है भाई, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो मैं आपको बता दूं, एडमिरल जो है वो नौसेना में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यह जो ना, यह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ये जो एडमिरल होता है यह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है, ठीक है। भारतीय नौसेना, इसका जो मुख्यालय है
इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। इसके 3 कमान और है, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और आपका दक्षिणी कमान। ठीक है, इन कमानों में एक होते हैं वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल, वाइस माने यानी एडमिरल से नीचे का पद होता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, यानी हमें सही बताना है कौन सा है भाई। पहला है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है, जो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी बिल्कुल सही है। जो पहला है ये रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये भाई आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन है आपका बी। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता देता हूं कि वो 11 सूत्री मांग कौन कौन सी थी भाई। ठीक है, सबसे पहली जो है, सबसे पहला मैं आपको इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूं आपको, थोड़ा सा जैसा कि आपका कंसेप्ट बन जाए। क्या था, गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, या करने वाले थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने जो है सरकार से फिर एक समझौता किया था, सरकार से यानी अंग्रेज सरकार से। ठीक है, और समझौते में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक मान लो या एक लेख मान लो, जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया, ये देखो ये पुस्तक भी आ जाती है कभी कभी पेपर में। इस यंग इंडिया में गांधी जी ने एक 11 सूत्री मांग दी थी, 11 सूत्री मांग। और इस मांग को गांधी जी ने एक समय दिया था, पीरियड 31 जनवरी 1930। और ये वो समय था, गांधी जी ने कहा था कि या तो इस मांग को मान लिया जाए या इस मांग को ना माना जाए, यानी इस मांग को या तो स्वीकार कर लिया जाए, या इस मांग को अगर अस्वीकार करती है तो हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देंगे। ठीक है, गांधी जी ने बाद में यही 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी थी। अब ये 11 सूत्री मांगे क्या थी उसके बारे में आपको बताया था, जो आपका क्वेश्चन पूछा है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका भू राजस्व के बारे में, भूमि पे राजस्व। ये कहा था कि इसमें 50% की कमी होनी चाहिए भाई। ये आपका ऑप्शन में भी दे रखा है, बी ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा है आपका राजनीतिक कैदी जो थे, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, क्योंकि गांधी जी इससे पहले बहुत सारे आंदोलन चला चुके थे। ठीक है, तीसरा डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। चौथा आपका नमक से जो भी टैक्स है वो खत्म किया जाए, और जो एकाधिकार बना हुआ है ब्रिटिश सरकार का उसको भी खत्म किया जाए। पांचवा है रक्षा पर शुल्क। ठीक है, रक्षा पर शुल्क लगाए जाए तुम्हारे जो, और विदेशी कपड़ों, विदेशी कपड़े जो आते थे विदेश से, उनको मतलब उन पर नियंत्रण लगाया जाए। छठा है जो आपका ऑप्शन दे रखा है, जो रुपया डॉलर विनिमय वाला ये ऑप्शन दे रखा है, इसका क्या है, इसका था रुपया विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पौंस या पेंस की जाए। ठीक है, 1 रुपया 4 पैसे की जाए। अगली जो मांग थी आपकी
वो सिविल सेवा के लिए, यानी जो सिविल सेवा पर बहुत ज्यादा खर्च होता था आपका, सिविल सेवा और रक्षा पर, यानी इनके व्यय में जो है 50% की कमी की जाए। अगला है आपका जो है नशीली दवाओं, यानी दारू वगैरह पर, मतलब इनको खत्म ही कर देना चाहिए। अगला आपका सशस्त्र कानून, सशस्त्र कानून में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। यानी भारत के लोग ये चाह रहे थे कि हम लोगों को भी लाइसेंस मिले आपका जो वेपन्स का था, यानी ये बहुत सारी मांगे थी जो कि गांधी जी ने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रखी थी। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। तो यहाँ पर जो शब्द है ना डॉलर, डॉलर के बारे में कोई भी गांधी जी ने चर्चा नहीं की थी। गांधी जी ने बस कहा था कि रुपया जो विनिमय दर है उसको घटाया, यानी एक्सचेंज जो मेथड है रुपया का उसको कम किया जाना चाहिए। यानी गांधी जी ने डॉलर के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहा था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको। ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो अब ये होता है आपका 21 जून को। ठीक है, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि देखो ये ग्लोब है, ठीक है, ये एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर का जो गोलार्ध है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे एक 23.5 डिग्री रेखा होती है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसके नीचे एक रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में जो भी 23.5 डिग्री पर होती है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है भाई, सूर्य क्या है ना, सूर्य इस मकर रेखा से और कर्क रेखा के बीचों बीच ही चमकता है भाई ज्यादातर। कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। जब भी सूरज 0 डिग्री से ऊपर जाएगा, है क्योंकि हम रहते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये उतरकर फिर 0 डिग्री पे जाएगा, फिर 0 डिग्री से उतर के फिर नीचे जाएगा तो नीचे गर्मी होने स्टार्ट होगी। यानी जहां जहां आपका सूर्य जाएगा, जिस रेखा पे जाएगा उसी क्षेत्र में गर्मी होनी स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, अब क्या है, एक डायग्राम में दोबारा से बना देता हूं भाई ताकि आपको थोड़ा समझने में और सहजता हो जाए। यानी ये आपका गोलार्ध है, साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा की। सूर्य क्या है, सूर्य हमेशा इस रेखा पर 2 बार चमकता है भाई, इस रेखा पर 2 बार चमकता है। एक आपका 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। यानी जब इस रेखा पर सूरज आएगा तो ना तो ऊपर गर्मी है ना नीचे गर्मी है, ना ऊपर ठंडा ना नीचे ठंडा है। यानी ये बता रहा है कि ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन हो गए जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जहां पे दिन और रात बराबर रहेंगे भाई, पहली बात तो। ठीक है, अब जब सूरज 21 मार्च के बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो एक डेट है आपकी 21 जून। 21 जून को जब सूरज यहां पर आ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी होगी भाई, और सबसे ज्यादा गर्मी होगी उसके बाद क्या है, यहां पे सबसे बड़ा दिन भी होगा। दिन सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, 21 जून को। ठीक है, जब यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा तो नीचे जो है ना इसका बिल्कुल उल्टा सबसे छोटी रात होंगी भाई। ठीक है, जून के बाद हर 3 महीने बाद फिर सूरज नीचे उतर कर आएगा सितंबर में। ठीक है, फिर और नीचे आएगा 3 महीने बाद दिसंबर में। 22 दिसंबर को जब सूरज यहां चमकेगा दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर, तो मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन रहेगा भाई, सबसे बड़ा दिन। और इसका उल्टा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा। तो आई होप आपको मैं क्वेश्चन दोबारा से समझा दूं
कि ये जो रेखा है इस पे 21 मार्च और 23 सितंबर, ये ऐसा है जिसपे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो तिथि ऐसी हैं जहां दिन और रात की अवधि बराबर रहेंगी भाई। ठीक है, जैसे 21 जून को ऊपर सूर्य आएगा तो यहाँ पर आपके दिन की अवधि ज्यादा और यहाँ पे रात की अवधि ज्यादा। ठीक है, जब 22 दिसंबर को सूर्य आपका मकर रेखा पर आएगा तो यहाँ पर दिन लंबे और ऊपर यहाँ पे रात छोटी, यहाँ पे गर्मी ज्यादा, यहाँ पे गर्मी कम। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आता है, अगर उसका संरक्षण करना है और उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना है तो यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में आपको जो है या जनजाति क्षेत्र के बारे में आपको भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची देखने को मिलेगी। 5वीं अनुसूची। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? यानी जो राज्यपाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में आपका अध्यादेश लगा सकता है? तो आपका अनुच्छेद 213 है भाई। 213 के तहत राज्यपाल राज्यों में क्या है, अध्यादेश लाता है। अध्यादेश है क्या? जैसे कि मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश है, मान लो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। मान लो ना तो विधानसभा का सत्र चल रहा हो ना विधान परिषद का सत्र चल रहा हो। आपको पता है एक साल में 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, सॉरी बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, जब ये कोई सा भी सत्र ना चल रहा हो और राज्यपाल को यह महसूस हो जाए कि अगर कोई ऐसा कानून बनना है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल आपका अध्यादेश जारी कर सकता है बिना किसी सत्र के भी, और यह अध्यादेश आपका 6 महीने तक लागू रहेगा जब तक कोई सा सत्र चालू नहीं होता है, या जब राज्यपाल चाहे जब इस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है भाई। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, जैसे राष्ट्रपति भी आपका अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति भी आपके अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है भाई, और राज्यपाल 213 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो 4 किताब हैं और एक किताब जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो आपकी एक किताब है द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड जो है आपकी ग्रीम ब्रदर्स इनके द्वारा लिखी गई है। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम्स, ये सारी किताबें जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? यानी आपको मिश्रित खेती की विशेषता बतानी है। पहला ऑप्शन है नकदी और खाद दोनों फसलों के एक साथ खेती करना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका थर्ड ऑप्शन है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, यही मिश्रित खेती होती है। यानी मिश्रित खेती में क्या होती है, आपको कृषि तो चाहिए, यानी कृषि तो आपकी प्राथमिकता है। कृषि के साथ आप दुग्ध उत्पाद कर लो, यानी ये कहां से करोगे आप, जब आप डेयरी फार्म लगाओगे, डेयरी लगाओगे।
ठीक है, या इसके साथ आप मछली पालन कर लो। मिश्रित खेती का मतलब है कृषि के साथ कुछ अन्य चीजें और भी करना जो फसल से संबंधित हो आपका भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वहीनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? यानी जो आपका वहीनी दरबार ये समाचार पत्र जो है इसको महिला ही प्रकाशित करती हैं, यानी इनका प्रकाशन भी महिलाओं के द्वारा होता और इनको पढ़ने वाली भी महिलाएं होती हैं भाई, महिलाएं इनको पढ़ती है भाई। तो ये मध्य प्रदेश के रीवा, ये मध्य प्रदेश के रीवा में स्टार्ट किया गया था ये पत्रकार अखबार जो था 2008 में। ठीक है, इसकी भाषा थी बघेली भाषा, बघेली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, यानी आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो आपके जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव जो है ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने फांसी दी थी, जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। फांसी क्यों दी थी? जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो खां, खुसरो खां की मदद करने के लिए खुसरो खां की मदद की थी गुरु अर्जुन देव जी ने, इसके लिए जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। क्या कोई और ऐसा गुरु है जिनको फांसी दी है? तो सिखों के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर सिंह, उनको भी फांसी दी गई थी। किसने? औरंगजेब ने, औरंगजेब। यानी मुस्लिम धर्म ना स्वीकार करने के लिए इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कुल आपके सिखों के 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, जो 10वें गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और आप मुझे बताओगे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? भाई देखो भाई, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को मुझे प्रॉपर कमेंट में बताओगे। ठीक है, और सिखों के जो पहले गुरु हैं आपके उनका नाम है गुरु नानक जी, गुरु नानक जी। इन्हीं के द्वारा आपका जो है सिख धर्म चलाया गया था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, आपने एक वंश सुना होगा, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य पर आपके 4 वंश हुए हैं, संगम, सुलु, तुलु और अरिवेडु। यह भी वही संगम वंश है जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं, हरिहर और बुक्का। आपसे क्वेश्चन जो पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का तो जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। और तुलु वंश का जो अंतिम शासक है, जो अंतिम राजा है, उसका नाम है सदाशिव राय। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कृष्ण देव राय से अधिक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं भाई। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा बाबर का। जब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी ना, तो बाबर ने उसमें कृष्ण देव राय की भी चर्चा की थी। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी उपाधि,
इसकी दो बहुत उपाधि है मोस्ट, आंध्र भोज और अभिनय भोज, इन्हीं को कहा जाता है भाई, आंध्र भोज और अभिनय भोज। ठीक है, इनके काल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। ठीक है भाई, इन्हीं के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज थे भाई, अष्ट, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए भाई, अष्ट दिग्गज। ठीक है, इन्हीं के दरबार में थे आपके तेनालीराम, तेनालीराम जो इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अमुक्त माल्यवाद, अमुक्त माल्यवाद, ये आपके तेलुगु भाषा में लिखी थी। एक क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि इन्होंने कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में लिखी थी। यानी देखो, तेलुगु भाषा का जो शासक है वो संस्कृत भाषा में एक कविता लिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कर देता हूं भाई मैं, चलो आपको बता देता हूं। संस्कृत भाषा में इन्होंने एक किताब लिखी थी जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। इन्होंने कुछ मंदिर बनवाए थे, मंदिर थे आपके हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर। ठीक है, एक शहर की स्थापना भी की इन्होंने, नागलपुर शहर की, नागलपुर। कुछ दरबारी कवि भी इनके दरबार में आए थे, जैसे डेमिगोस पायस, डेमिगोस पायस और बारबोसा। क्योंकि दरबारी कवियों से भी इसमें क्वेश्चन आता रहा है, जैसे निकोलो कांटी भी आया है पीछे, और आपका अब्दुल रज्जाक भी आया है भाई। ठीक है, और इस वंश यानी जो विजयनगर साम्राज्य है इसका अंत हो जाता है 1565 ईस्वी में। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोल दो, या विजयनगर का युद्ध बोल दो, या आपका बन्नी हट्टे का युद्ध बोल दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। यानी पहला वो कौन सा मुस्लिम था जिसने भारत पर आपका आक्रमण किया था। तो ये है भाई आपके मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यानी भारत के कौन से हिस्सा पर, सिंध पर। आपको मैं दिखा दूं कि सिंध कहाँ है। जैसे कि आप गुजरात से तो वाकिफ होंगे ही, क्योंकि ये गुजरात आपका जहां मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इस गुजरात के ऊपर जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा था, ये था आपका सिंध। यहां का जो शासक था उसका नाम था दाहिर, दाहिर। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो यहां का शासक दाहिर था। दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया और ये इस पर अपना कब्जा कर लिया, आपका जो सिंध था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके समक्ष ये उठता है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये कहाँ का निवासी था। भाई ये था अरब का निवासी, अरब। इसलिए बोला जाता है कि अरबों का सिंध पर आक्रमण। क्या कोई किताब थी जो इसके बारे में बताती है? तो भाई किताब का नाम है चचनामा। चचनामा किताब ये बताती है कि अरबों ने पहला सिंध पर सफल आक्रमण किया। इस चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, अली अहमद इसके जो है आपके राइटर है। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और योगवेद। योगवेद आपका कोई भी उपवेद नहीं है भाई। ठीक है, अब उपवेद देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। पहला है आपका आयुर्वेद, दूसरा है आपका जो है गंधर्व वेद, ये आपके उपवेद है भाई। तीसरा है आपका जो है धनुर्वेद, धनुर्वेद। चौथा है आपका शिल्प वेद, शिल्प वेद। ये जो शिल्प वेद है आपका ये अथर्ववेद से संबंधित है।
अथर्ववेद से। धनुर्वेद जो आपका यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद जो गद और पद में लिखा गया, ठीक है। गंधर्व वेद जो आपका सामवेद से है, जो संगीत में लिखा गया है। और आयुर्वेद से जो आपका ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है भाई, कि आप बताओगे कि ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा है। आप कमेंट में मुझे बताओगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। दोस्तों मैं आपको अब थोड़ा सा बता देता हूं, आपका जहां से 0 डिग्री गुजरती है देशों में से, यानी ये जो 0 डिग्री है, ये 13 देश है भाई जहां से गुजरती है, 13 देश। और पहले हम देखेंगे भाई दक्षिणी अमेरिका के देश, दक्षिणी अमेरिका के देश, फिर हम देखेंगे अफ्रीका के देश, और फिर देखेंगे एशिया के देश, एशिया। यानी ये क्या है, ये 3 ही महाद्वीपों से जो है ये रेखा गुजरती है। और कितने देश है भाई, 13 हैं, जो जल पर और थल पर है। सबसे पहले देखेंगे दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन से। एक कोबरा, एक ट्रिक याद करनी है आपको, एक कोबरा, ये 3 देश याद हो गए आपके लोग। एक फॉर इक्वेडोर, को फॉर कोलंबिया, ब्रा फॉर ब्राजील, ठीक भाई। ये 3 देश हैं आपके जो दक्षिण अमेरिका से भाई, ठीक है। एक कोलंबिया, 13 देश, ठीक है। अब देखेंगे अफ्रीका से कौन कौन से देश भाई। अफ्रीका से, अफ्रीका से 7 देश हैं भाई। साग, काज, यूसीलिया, यूसीलिया, साफोर साउटेमे, साउटेमे, गैफोर गैबोन, गैबोन, कांगो, कांगो, के आ अंकी बिंदी गे ओ भैया, ठीक है, कांगो। जयपुर जायरे या रिपब्लिक ऑफ जायरे, युगांडा, युगांडा, केन्या, और लिया फॉर सोमालिया, सोमालिया, ठीक है भाई। अगले जो है बचे 3 देश, उनको याद करने का ट्रिक है MI के माइक, M फॉर मालदीव, इंडोनेशिया, और भाई आपके किरिबाती, किरिबाटी या किरिबाती। तो आपके 13 देश हैं जो आपके जहां से आपकी 0 डिग्री जाती है। आप देखेंगे इंडिया इसमें कहीं नहीं आता भाई, क्योंकि इंडिया क्या है 8.4 से और 37.6 तक आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। देखो हेमिस आपका स्थित है लद्दाख में, ठीक भाई, लद्दाख में स्थित है। ये जो है 12,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है, 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सिंधु नदी के आपके पश्चिम में, ठीक है। इसकी एक मुख्य बात क्या है, इसमें जो ये इंडियन शैली में नहीं है भाई, ये किसी भी भारतीय शैली में नहीं है, बल्कि इस पर जो है वो तिब्बती स्थापत्य शैली का इस पे पूरा प्रभाव है। यह तिब्बती शैली में भाई ये बना हुआ है, ठीक भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? आपको मैं बता दूं कि पुर्तगाली ही हमारे वो पहले लोग हैं जिन्होंने हमें थोड़ा सा कृषि के लिए महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए दिया था। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या दिया भाई? नंबर एक, तंबाकू। तंबाकू जो पुर्तगालियों को दिए ने, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई भी नहीं के देने, मकई, मकई, टमाटर भी नहीं के देने भाई, शकरकंद भी नहीं के देने, चीकू भी नहीं के देने भाई, काजू भी नहीं के देने, अमरूद भी नहीं के देने, पाइनएप्पल भी नहीं के देने, पाइनएप्पल, और शरीफा भी, शरीफा, ये सब पुर्तगालियों की ही देने भाई, पुर्तगाली। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी जो है इन्हीं की देना। और दूसरा जो जहाज निर्माण उद्योग है, जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, वो भी भाई पुर्तगालियों की देन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो भाई वे हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या है? आपके डलिन यूनिवर्सिटी में जब कानून की पढ़ाई करने गए थे, डलिन यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। ठीक है, ये पड़ता है आपका आयरलैंड में, आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी भी डबलिन है। ठीक है, तो वहां पर एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था सिन फिन आंदोलन। सिन फिन आंदोलन, ये क्या है? उस आंदोलन में जाके ये अपनी लड़ाई लड़ने लगे, अपनी पढ़ाई गई उन्हें छूट, वहां पे ये आंदोलन करने लगे। इसके लिए फिर क्या है, वहां पे ये जेल भी गए और वहां पर ही इनकी जो है जितनी भी सेवाएं थी वहां से इनको निष्कासित भी कर दिया और वहां से उनको वहां से मतलब वीवी गिरी जी को वहां पर जेल भी जाना पड़ा, वहां से निष्कासित भी कर दिए। और ये वही वीवी गिरी हैं जो हमारे देश के चौथे नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया था भाई। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। क्या था? पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा गंभीर समस्या थी, पर्यावरण प्रदूषण। ये 5 जून 1972 को एक डेट रखी गई, 1972 को, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। यहाँ पर टोटल आपके 114 देशों ने भाग लिया और इन्होंने ये दिखाई, कहां पर, कौन से देश में? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम देश में सम्मेलन हुआ था, जो से 14 बैठे थे। स्टॉकहोम पड़ता कहां आपका? जो स्वीडन में। और इन्होंने कहा था कि अब एक पृथ्वी का कंसेप्ट चालू करते हैं और प्रदूषण से निपटने के लिए हम कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था भी शुरुआत की थी, यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब? 1972 में, जिसका मुख्यालय कहाँ आपका? नैरोबी। नैरोबी, ये कहाँ की राजधानी है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, फिर आगे एक प्रदूषण के लिए आपका एक अधिनियम लेकर आए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था आपका भाई? ये आया था 1986 में, 1986 में। क्या कोई डेट थी? तो डेट थी भाई 19 नवंबर 1986। तो आपके इतने क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे जा सकते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भाई 15 हमारे संविधान में महिलाएं सदस्य थी। आपको मैं एक चीज और बता दूं, एकमात्र महिला थी आपकी मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज
एजाज रसूल। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे, अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे वो कितने थे? वो थे 33। आप मुझे कमेंट में बताओगे अनुसूचित जाति के लोग कितने थे भाई? ठीक है, आप मुझे कमेंट बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहां स्थित है? यानी कह दूं लॉयन सफारी। शेर सफारी का मतलब है लॉयन सफारी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2013 में क्वेश्चन पूछा होगा आपके, लॉयन सफारी कहां स्थित है? ठीक है, तो ये आपकी स्थित है भाई इटावा में। आपके लिए एक होमवर्क का मतलब आप कमेंट करेंगे नाइट सफारी कहां स्थित है? नाइट सफारी, देखिए नाइट सफारी और लॉयन सफारी से क्वेश्चन आता रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। देखो मैंने इसको जब मेरे पेपर में ये कभी आता था तो मैंने ऐसे याद किया था कि चर माने चरती कौन है? चरती है भाई गाय, गाय चरती है। और गाय मिलती कहाँ भाई? गाय मिलती है आपकी ब्रजभूमि में भाई। ठीक है, ये आपकी जो कृष्ण की भूमि है मथुरा और वृंदावन में ये पड़ती है। अब चरकुला नृत्य की क्या खासियत है? यहाँ पे क्या होता है, चाहे आपका फीमेल हो चाहे आपका मेल हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों महिला गेटअप आपका धारण करते हैं, महिला। ठीक है, और अपने सिर पर जो है ये 7 घड़े रखते हैं, 7 घड़े, 1 2 3 ऐसे करके 7 घड़े रखते हैं। और उन घड़ों पर क्या है, एक रखते हैं दीपक, और फिर ये संपूर्ण तरीके से डांस करते हैं भाई आपके जो। ठीक है, बाकी जो नृत्य है उनके बारे में जान लेते हैं भाई थोड़ा सा। जो है अवध, अवध में कलाबाज नृत्य होता है भाई आपका, कलाबाज। ठीक है, बुंदेलखंड में एक नृत्य होता है राय नृत्य, राय नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंड की महिलाएं करती है भाई इसको, जो एक तरीके का ये मोर डांस है, मोर, मोर डांस। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक दो, आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ? तो आयात निर्यात बैंक आपका 1982 में शुरुआत की थी इसकी सरकार ने, आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, जो आयात और निर्यात है इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक इंडिया एक्ट 1981 पास किया था, इंडिया एक्ट 1981। इसी के तहत एक बैंक की स्थापना की थी जिसका नाम था एग्जिम बैंक, यानी आयात निर्यात बैंक, जिसकी स्थापना अगले साल कर दी गई 1982 ईस्वी में। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उसका नाम क्या है? उनका नाम भाई कमलजीत संधू। ये कमलजीत संधू जो है आपकी, ये पंजाब राज्य की रहने वाली थी भाई। ठीक है, 400 मीटर में इन्होंने जो है ये पदक जीता था, और ये 57.3 सेकंड में इसने दौड़ पूरी की थी। कब? 1970 में, और इन्हें मिला था गोल्ड मेडल भाई, गोल्ड। और अगले साल ही 1971 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सार्क की पहली बैठक कहां हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहां हुई थी? तो आंसर है आपका ढाका, बांग्लादेश। पहले देखते हैं सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मैं कह दूं हिंदी में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। इसको याद करने का तरीका मैंने याद किया हुआ है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उसके 100 साल बाद ही आपकी सार्क की स्थापना होगी।
और इसकी पहली बैठक बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता पेपर में भाई, इसका मुख्यालय आपका, मुख्यालय इसका है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल की राजधानी। ठीक है, अब इसमें कितने देश है भाई? अब टोटल इसमें 8 कंट्री है भाई, 8। इसको याद करने का तरीका है MBBS PINA, पीना। ठीक है भाई। M4 क्या है? मालदीव। B4 क्या है भाई? भूटान। B4 बांग्लादेश। S4 श्रीलंका। P4 पाकिस्तान। I4 इंडिया अपना। N4 नेपाल और A4 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक भाई। अफगानिस्तान जो है ये 2007 में इसमें 8वां देश बना था, यानी पहले ये 7 ही कंट्री थे। ठीक भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये थे आपके बलबन। ठीक है, गुलाम वंश के शासक थे बलबन। इनकी एक उपाधि थी उलुंग खां। इन्हें ही आपकी जिले इलाही बोलते हैं, जिले इलाही। ठीक है, इन्होंने एक त्योहार अपनाया था, नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव बलवन में ही। ठीक है, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस यानी अपने शासन को ऊंचा रखने के लिए इन्होंने सिजदा और पैबोस को भी अपनाया था भाई, किसने? बलवन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान आपका जो है मैसूर का शासक था भाई। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं भाई। टीपू सुल्तान जो था, टीपू, इनके पिता का जो नाम था वो था हैदर अली, हैदर अली। ठीक है, अब यहां से थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं अभी। ठीक है, यहां से युद्ध पूछे जाते हैं भाई, युद्ध। हम पहले देखेंगे युद्ध, उनका वर्ष, कौन कौन सी संधि हुई थी और क्या विशेष था, और आपके वायसराय कौन कौन थे, यानी गवर्नर जनरल कौन थे भाई, ये देखेंगे। जो क्योंकि ये युद्ध जो थे ना, अंग्रेजों और जो मैसूर के शासक थे उनके बीच लड़े गए थे, इसलिए इसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच लड़े गए थे। सबसे पहला जो युद्ध था वो 1767 से 1769 तक लड़ा था, यानी 69 में संधि हो गई थी एक, जिसका नाम था मद्रास की संधि। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपकी जो टीपू सुल्तान था, यानी जो हैदर अली लड़ा था पहले, इसको तो हैदर अली इसमें विजय हुआ। हैदर अली पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को हैदर अली जीत गया, और 1769 में एक संधि हुई, मद्रास की संधि। जो जो जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस कर दिए अंग्रेजों ने और मैसूर ने अपने आप ही, और इस संधि की आपकी, इस युद्ध की क्या है, एक संधि होगी आपकी। ठीक है, इस पहले युद्ध में क्या था, इसमें आपके जो निजाम और मराठा थे वो हमेशा क्या थे, वो दल बदलू थे। पहले अंग्रेजों ने यह सोचा कि निजाम और मराठाओं को अपने साथ मिला लिया जाए, जिससे कि आपकी जो मैसूर की सेना है वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन हैदर अली एक बहुत चतुर शासक था। उन्होंने क्या, उन्होंने एक रात पहले ही मराठा और आपके जो निजाम थे उनसे मिल गए, और इनकी सेना हो गई मजबूत और अंग्रेज इसमें हार गए। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे वेरेलस्ट, वेरेलस्ट। ठीक है भाई, गवर्नर थे वेरेलस्ट।
सेकंड जो आपका युद्ध लड़ा था भाई आपका 1780 से 84, 80 से 84, यानी 84 में एक संधि होगी जब ये युद्ध खत्म हुआ होगा, मंगलौर की संधि। इस बार अंग्रेजों ने भाई दाव खेल दिया, ठीक है। जो सेना पहले मतलब अंग्रेजों के खिलाफ थी, अब वो अंग्रेजों के साथ मिल गई, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 1782 में एक युद्ध हुआ था, 1780 से चालू हुआ था, 1784 में संधि होगी, मंगलौर की संधि। ये युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले 1782 में एक युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा। इस युद्ध में क्या है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया भाई, टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। फिर इसकी कमान आपका जो है, सॉरी टीपू सुल्तान नहीं, टीपू सुल्तान तो इस युद्ध को संभालेगा, हैदर अली जो है इस युद्ध में मारा गया, हैदर अली इस युद्ध में मारा गया। और फिर इसकी कमान संभालते हैं आपके टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के बीच एक संधि होती है, मंगलौर की संधि। और एक किस किस के बीच होगी, जो है आपके वायसराय होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक भाई। तीसरा जो युद्ध होगा आपका, जो आपका थर्ड युद्ध होगा, वो 1790 से लेके वो 92 तक होगा भाई। संधि होगी इसमें श्रीरंगपट्टनम की, श्रीरंगपट्टनम, ठीक भाई। और इसमें जो वायसराय रहेंगे वो होंगे कॉर्नवालिस, इसमें वायसराय रहेंगे कॉर्नवालिस, ठीक है भाई। इसमें भी क्या देखो, सेकंड वाले में भी हार गए, थर्ड वाले में भी हार गए। और जो फोर्थ युद्ध होगा आपका 1799 में, इसमें क्या आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाएगी, टीपू सुल्तान का आधा राज्य चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और इसमें जो वायसराय हैं वो है वेलेज़ली। अब बहुत सारे बच्चों को इस संधियों को याद करने में बड़ी तकलीफ होती है भाई, तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई, अपनी जो है मदर मांगे रंग मर, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, रंगपट्टनम की संधि, और चौथे युद्ध में मर गया भाई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर है दल बदल से, ठीक है। जो आपका 52वां संविधान मतलब 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल से संबंधित है। इसमें आपकी क्या है, 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। और 52वां संविधान संशोधन जो आपका 1985 में हुआ था भाई, ठीक है। इसको नियंत्रित करने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कहा गया था कि जो मंत्री परिषद होगी उसका आकार 15% ही होगा लोकसभा का या विधानसभा का भी, और ये आपको मिला के होगा प्रधानमंत्री भी इस 15% में आएंगे भाई, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा भाई। तो भाई अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें और आप बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन गलत रहे, और भाई आप क्या सुझाव चाहते हैं भाई, ये कमेंट में आप भाई जरूर बताएं कि आप क्या सुझाव चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।